जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो इस क्लास में हम सीटीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कवर कर रहे हैं साथियों, जिसका नाम है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। और यदि आपका सीटेट का एग्जाम है या फिर आप कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पे नजर डालते हैं साथियों बुद्धि पे, और आप सभी को बता दूं साथियों कि ये क्लास को आपको खुद से रिलेट करके पढ़ना होगा, क्योंकि बुद्धि हम सबके पास में है ना। तो इसको आप खुद से रिलेट करके पढ़िएगा और रटने की कोशिश आप ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही डायरेक्ट और छोटे छोटे पॉइंटों में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको ये समझना होगा कि बुद्धि क्या होता है। तो यदि मैं बुद्धि की बात करूं साथियों, तो आप सभी को पता है कि जब भी हमारे पास में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम किसके माध्यम से सोचते हैं या कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम बुद्धि के माध्यम से ही सोचते हैं या तर्क कर कर जो है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही जो है कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि बुद्धि से ही व्यक्ति जो है तर्क करता है, चिंतन करता है। ठीक है, और इमेजिनेशन किसके माध्यम से करता है? बुद्धि के ही माध्यम से करता है। सेकंड पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह होने की जो इंटेलिजेंस, या मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्धि जो होता है विभिन्न कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बुद्धि कैसा होता है? स्थायी होता है, यानी कि आप बुद्धि को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, परिवर्तनशील होता है कि कभी बुद्धि होता है मंद होता है, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता कभी कम होती है, कभी अधिक होती है, ये कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये कैसा होता है? स्थायी होता है। और ये भी पॉइंट आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता दूं साथियों कि विभिन्न यानी कि विभिन्न जो है योग्यताओं का एक सेट कैसे होता है। आप सभी को पता है कि जब आप जो है फर्स्ट क्लास में आपने एडमिशन लिया होगा, तब आपके पास में वो ज्ञान नहीं था जो आज अभी आपके पास में है। जब आप फर्स्ट क्लास पढ़े, फर्स्ट क्लास के बाद में सेकंड क्लास पढ़े, और ऐसे पढ़ते पढ़ते आप 12th तक अलग अलग टीचरों से पढ़े, अलग अलग लोगों से आपने पढ़ा और बहुत सारा ज्ञान आपने अर्जित किया, अलग अलग सब्जेक्ट आपने पढ़ा। उसके बाद में आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया होगा, उसके बाद में आप क्लासेस देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने अभी तक जितने लोगों से पढ़ा, जितने सब्जेक्टों के बारे में पढ़ा, उन सभी का ज्ञान एक प्रकार से क्या है आपके पास में? एक योग्यताओं का एक कम्प्लेक्स एक सेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धि जो होता है कैसा? अनुकूलन से संबंधित, यानी अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करता है, यानी कि बुद्धि के ही माध्यम से आप अनुकूलन कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे थंडाइक के अनुसार, क्योंकि थंडाइक ने बुद्धि के बारे में बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत दिया, अलग अलग मत इन्होंने रखा है। सो उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सो थंडाइक महोदय क्या कहते हैं? थंडाइक महोदय ने बुद्धि को जो है 3 प्रकार से बताया है। अब वो कौन कौन से प्रकार है उस पर हम यहाँ पे नजर डालते हैं। सो पहला जो प्रकार जो है थंडाइक ने बताया है, वो बताया है मूर्त बुद्धि। ठीक है, तो ये मूर्त बुद्धि क्या होता है साथियों? सो मूर्त बुद्धि आपको याद रखना है कि मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है कि यानी कि चीजें हमारे सामने होती है, चीजें हमारे सामने होती है, परंतु मूर्त रूप में होती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम उन चीजों पर कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो वो आप देखकर कर रहे हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उसे छुकर स्पर्श करके कर रहे हो, तो वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, मैकेनिक का आप कोई काम कर रहे हो, या फिर कोई कारीगर का काम कर रहे हो, या फिर आप जो है आप कुछ बना रहे हो, तो वो किसके माध्यम से हो रहा है? वो मूर्ति, यानी कि आप स्पर्श करके कर रहे हो या देख कर रहे हो, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अमूर्त बुद्धि। तो जो मूर्त बुद्धि था, इसी का अपोजिट, यानी मूर्त बुद्धि में हम क्या कर रहे थे? देखकर किसी भी कार्य को कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा? अमूर्त बुद्धि में, इस बुद्धि में जो वस्तु या कोई भी चीज को हम देखकर नहीं करते हैं, हम कल्पनाओं के माध्यम से या सोचकर या तर्क कर कर हम इस कार्य को किसी कार्य को करते हैं, वो क्या कहलाता है? अमूर्त बुद्धि कहलाता है। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे आप देखते हो डॉक्टर, कवि हो गया या डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, ये अपनी कल्पनाओं के माध्यम से इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान के आधार पर लॉजिकल के माध्यम से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। और ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो चाहे कवि की बात करें या फिर डॉक्टर की बात करें, है ना।
तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला थर्ड जो बुद्धि का प्रकार बताया है थर्डाइक ने वो बताया है सामाजिक बुद्धि। सो सामाजिक बुद्धि क्या होता है साथियों, इस बुद्धि के अंतर्गत जो व्यक्ति है समाज सेवी यानी कि समाज के बारे में सोचता है या समाज सेवा के बारे में वो सोचता है, ठीक है, या समाज सेवा के बारे में वो कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, सामाजिक बुद्धि कहलाता है। जैसे नेता हो गया या व्यवसायिक हो गया, समाज सेवी हो गया, या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके जैसे जो लोग होते हैं वो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया साथियों, पुनः फिर से रिपीट कर दूंगा कि थर्डाइक महोदय ने कितने प्रकार की बुद्धि बताया है। सो 3 प्रकार से बताया है। एक मूर्त बुद्धि जिसे हम देखकर या हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श करके किसी कार्य को करते हैं, वो कहलाता है मूर्त बुद्धि, ठीक है। इसके बाद में सेकंड मैंने बताया आपको अमूर्त बुद्धि, यानी कि मूर्त बुद्धि का ही अपोजिट अमूर्त बुद्धि होता है, जिसे हम देखते नहीं, यानी कि जो जिसे हम हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम महसूस करके या फिर हम कल्पना के माध्यम से इन कार्यों को करते हैं। जैसे कवि हो गया, डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, है ना। ये लोग क्या करते हैं अपने चिंतन के माध्यम से, या मैं ये कह सकता हूँ कि अपने विचारों या अपने भावनाओं के माध्यम से कार्य को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का प्रकार थर्डाइक महोदय ने बताया है वो बताया है सामाजिक बुद्धि। जिस व्यक्ति में जिसमें समाज सेवा की भावना होती है, समाज सेवा के लिए जो है कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनमें क्या पाया जाता है, सामाजिक बुद्धि पाया जाता है। ये कौन कहते हैं, थर्डाइक महोदय, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि थर्डाइक महोदय ने 3 प्रकार से बुद्धि बताया है, जिसमें मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं साथियों कि बुद्धि का एक फॉर्मूला जो है टर्मन महोदय ने दिया था सन 1916 के दशक में। अब ये क्या होता है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं कि आपकी बुद्धि की क्षमता को आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इसका सूत्र होता है साथियों कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु, है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है। मानसिक आयु अपॉन क्या होता है, वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ साथियों कि अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से या अलग अलग जो है बुद्धि हमें देखने को मिलती है। किसी में जड़ बुद्धि होती है, किसी में मूल बुद्धि होती है, किसी में मूर्ख बुद्धि होती है। तो इनका कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, इनका नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको रखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे कम, यानी कि जड़ बुद्धि, है ना, जिसे कहा जाता है जड़ बुद्धि, जो कि 25 होता है, 25 से कम होता है, जिसे हम कहते हैं जड़ बुद्धि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला 25 से यहाँ स्टार्ट होता है। 25 के बाद में 25 से 10 तक, 25 से पहले कम था तो उसे हम क्या कहते थे, जड़ बुद्धि कहते थे। लेकिन वही 25 से यदि 49 तक हो, 49 तक हो, तो वो क्या कहलाता है, मूल बुद्धि कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, 50 से 69 तक जो होता है वो कहलाता है मूर्ख बुद्धि, ठीक है। ये याद रखना है। इसके बाद में 70 से 79 तक ये क्या कहलाता है, मंद बुद्धि, ठीक है। इसके बाद में 80 से 89 तक सामान्य बुद्धि से नीचे, ठीक है। इसके बाद में 90 से 109 यानी कि 90 से 109 तक क्या कहलाता है, ये कहलाता है सामान्य बुद्धि, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला साथी 110 से 119 यानी कि 190 से 119 तक ये कहलाता है सामान्य बुद्धि से ऊपर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला 120 से 129 तक होता है तीव्र बुद्धि। इसके बाद में 130 से 139 तक होता है साथियों प्रखर बुद्धि। और 140 से अधिक यदि आपका आईक्यू लेवल है तो वो कहलाता है प्रतिभाशाली बुद्धि, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 25 से कम यदि है तो जड़ बुद्धि है, और सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक कितना हो सकता है, सबसे अधिक 140 तक होता है, ठीक है। सो सबसे कम जड़ बुद्धि और सबसे अधिक क्या होता है, प्रतिभाशाली बुद्धि, ये दो याद रखना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, सबसे कम जड़ बुद्धि यानी कि क्या हो जाता है, जड़ मूल मूर्ख, है ना। ये तीनों शब्द के यदि आप याद रखोगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला जड़, फिर मूल, फिर मूर्ख, ठीक। इसके बाद में यहीं पर वेट कर लीजिएगा मंद, ठीक है। तो ये चारों नाम तो आप पहले से स्टार्ट से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, पहला 25 सबसे 25 से कम, फिर 25 से प्लस, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 25 लगभग 24 यहाँ पे ऐड करना है। सो 25 से ये पहला तो आपको याद ही रह जाएगा, 25 से 49 तक, फिर 50 से 69, फिर इसके बाद में 70 से 79, फिर 80 से 89, फिर ठीक है, इसके बाद में 90 से 109, है ना। ये इस प्रकार से आपको याद रखना है जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो बुद्धि का जो आईक्यू लेवल जो यहाँ पे
टर्नर महोदय ने दिया है, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और सबसे लास्ट बुद्धि तो आपको याद ही रखना है जो कि प्रतिभाशाली बुद्धि है, ठीक है। सो याद रख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों में क्या जो है गुण हमें देखने को मिलते हैं। सो आपको देखने को मिलेगा साथियों, इनमें डिसिप्लिन की जो भावना होती है वो बहुत अधिक होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं साथियों, याद दिला दूं कि प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू लेवल कितना होता है, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कितना, 140 से अधिक, है ना, 140 से प्लस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में इनमें आत्म क्षमता की भावना बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, जो कि आपको याद रखना है कि इनमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा की भावना इनमें अधिक होती है ना। सो आपको याद रखना है जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा की भावना अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद में इन्हें सपोर्ट की जरूरत जो है होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन वही सपोर्ट इनको चाहिए होता है जो स्कूल में नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है साथियों कि इनका मेंटल प्रोसेस बहुत अधिक होता है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया इनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया कैसी होती है, अधिक होती है। सो प्रतिभाशाली बच्चों में क्या गुण पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। सो पहला तो आपको याद रखना है कि इनमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये अपने अपने डिसीजन में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इनमें आत्म क्षमता अधिक होती है ना, इनमें आत्म क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, सॉरी, इनमें जिज्ञासा अधिक पाई जाती है, ठीक है। और ये रचनात्मक तौर पे सोचते हैं, या रचनात्मक विचार इनके पास में होती है, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज इनके पास में होते हैं, ठीक है। सो रचनात्मक विचार इनके पास में होते हैं। इनमें जो है जिज्ञासा की भावना अधिक होती है और इन्हें सपोर्ट वो चाहिए होता है जो स्कूल में नहीं मिला है। और इनका जो मानसिक प्रक्रिया है वो अधिक होती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है बुद्धि के सिद्धांत। अब यहाँ पे पहला जो हमने यहाँ पे देखा साथियों, थर्डाइक ने 3 प्रकार से बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग मत रखे हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक कारक बुद्धि का सिद्धांत जो है इसे बताया था, वो है साथियों आपको देखने को मिल रहा होगा बीले महोदय ने। सो एक कारक बुद्धि में क्या कहा था इन्होंने कि जो है बुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि इन्होंने बताया था कि व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों को करता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, बीले महोदय कहते हैं कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो कि सभी कार्यों को करती है, सभी कार्यों को करती है। यहीं पे अगले जो महोदय आते हैं और उन्होंने फिर दूसरा बुद्धि का प्रकार बताया, यानी कि द्विकारक बुद्धि बताया। और वे कहते हैं कि एक कारक यानी कि इस कार्य को स्पेयरमैन ने बताया था द्विकारक बुद्धि को है। और ये क्या कहते हैं कि उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब वो 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला जो तत्व यानी कि पहला प्रकार उन्होंने बताया था सामान्य तत्व। सामान्य तत्व यानी कि क्या होता है कि यह बुद्धि जो है हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि यानी कि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन ने दिया। और इसने 2 प्रकार की बुद्धि बताया, 2 प्रकार से बताया, कौन सा, एक सामान्य तत्व और एक विशिष्ट तत्व। सामान्य से आप समझ पाओगे कि ऐसा बुद्धि जो जन्मजात होता है, यानी कि सामान्य बुद्धि जो जन्मजात होती है और यह हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, विशिष्ट बुद्धि इन्होंने बताया था। और विशिष्ट बुद्धि में क्या होता है कि ये दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ठीक है, जो कि आप स्कूल के माध्यम से ग्रहण करते हो, आप कोई जो है एकेडमी जाके ग्रहण करते हो या फिर आप कोई कोचिंग संस्थान में जाके ग्रहण करते हो, वो कौन सी बुद्धि कहलाती है, वो बुद्धि कहलाती है विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो स्पेयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि बताया था, सामान्य तत्व की बुद्धि और एक विशिष्ट तत्व की बुद्धि। ये दोनों बुद्धि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो महोदय आए और उन्होंने बताया कि समूह तत्व कारक सिद्धांत, यानी कि इन्होंने अब जो अलग अलग प्रकार, पहला वैज्ञानिक आए जो बीने महोदय थे, इन्होंने एक प्रकार की बुद्धि बताई। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो है मनोवैज्ञानिक आए, इसने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती बल्कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, जो एक सामान्य बुद्धि होती है यानी जन्मजात होती है, जबकि दूसरी बुद्धि होती है विशिष्ट, यानी कि जो है अर्जित ज्ञान के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाता है, उस बुद्धि को हम विशिष्ट बुद्धि कहते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थर्स्टन। और थर्स्टन महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो है ना ही एक प्रकार की होती है ना ही 2 प्रकार की होती है, बल्कि बुद्धि जो होती है कई प्रकार की योग्यताओं का एक मिश्रण है, जिन्हें हम विभिन्न समूहों के माध्यम से पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की बुद्धि को आपको याद रखना है
और खासकर इनके जो नाम है वो आपको याद रखना होगा साथियों, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि इसका कंप्लीट पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड करके आप पुनः फिर से इस क्लास को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बुद्धि के प्रकार बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से देखा, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर दूं साथियों। पहला हमने देखा एक कारक का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत जो विलियम महोदय ने दिया था, और इसने बताया था कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है जो कि सभी कार्य को करती है। इसी के बाद में सेकंड जो हमने देखा यहाँ पे द्विकारक बुद्धि, जिसे स्पीयरमैन ने बताया था, और इन्होंने कहा था कि ये बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। जिसमें सामान्य बुद्धि में इन्होंने बताया था कि यह बुद्धि जो है जन्मजात होती है, ठीक है, और ये हर किसी व्यक्ति में अलग अलग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला जो बुद्धि इन्होंने बताया था विशिष्ट बुद्धि, जो कि ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। इसी के बाद में अगले मनोवैज्ञानिक आए, और इन्होंने कहा था कि ना ही बुद्धि दो प्रकार की होती है, ना ही एक प्रकार की होती है, बल्कि बुद्धि सभी योग्यताओं का एक मिश्रण होता है। ये किसने कहा था? थर्स्टन महोदय ने कहा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले मनोवैज्ञानिक आए थे, और उन्होंने पूरे अलग अलग प्रकार से जो है बुद्धि को बताया है, और इसमें लगभग 9 प्रकार से बताया, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही भर भर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपका एमपीटीईटी वर्ग 3 का एग्जाम है, तो यहाँ से जो है काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने पहला प्रकार का जो बुद्धि बताया था वो बताया था भाषाई संबंधित, यानी कि शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। अब भाषाई बुद्धि क्या होता है साथियों? इस बुद्धि के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से व्यक्ति में शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, शब्दों और भाषा का ज्ञान अधिक होता है, और ये बुद्धि जिन लोगों में पाई जाती है उनका विकास जो है अधिक होता है ना, उनका विकास अधिक होता है। किसमें? वो बनते हैं वकील, कवि या पत्रकार जैसे लोगों में इस प्रकार की शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वकीलों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, या फिर थर्नडाइक महोदय के द्वारा वकीलों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, सॉरी हावर्ड गार्डन के द्वारा वकीलों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, कवियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो वो पाई जाती है शाब्दिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का प्रकार जो हमें यहाँ पे हावर्ड गार्डन ने बताया था, वो बताया था साथियों तार्किक बुद्धि, यानी कि तार्किक से आप समझ पा रहे होंगे कि यह बुद्धि जो है मैथ्स कैलकुलेशन जैसे अधिकारियों के पास में होता है, यानी कि इसमें तार्किक योग्यता या मैथ्स कैलकुलेशन अधिक जो है होती है, ठीक है। और ये बुद्धि जिन लोगों में पाई जाती है वो बनते हैं अकाउंटर, बैंकर, जो बैंक में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, या फिर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, है ना, तो इनमें ये बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो आप याद कर रखेंगे कि तार्किक बुद्धि यदि है तो एक तो अकाउंटिंग यानी कि जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी है, या साइंटिस्ट है, या बैंकर है, ठीक है। ये 3 जो उदाहरण है जो सामान्यतः आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जिन लोगों में होती है ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और थर्ड जो प्रकार है तो बुद्धि का, वो है स्थायित्व बुद्धि। ये स्थायित्व बुद्धि क्या होता है? यह बुद्धि जो है मूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाता है। मूर्त तत्वों के आधार पर, अच्छा इससे पहले मैंने आपको अमूर्त मूर्त दोनों के बारे में बताया था। सो मूर्त में मैंने क्या बताया था कि जिससे आप देख सकते हो, लेकिन अमूर्त क्या होता है? कल्पनाओं के माध्यम से, यानी महसूस करके आप किसी कार्य को करते हो, वो क्या कहलाता है? अमूर्त बुद्धि कहलाता है। तो जो स्थायी बुद्धि होती है ना, स्थायी बुद्धि में तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वे बनते हैं मूर्तिकार, चित्रकार, है ना, आर्किटेक्चर इत्यादि। उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो स्थायित्व बुद्धि, यानी कि वे चिंतन के माध्यम से जो है कार्य को करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बुद्धि का प्रकार हमें देखने को मिलता है साथियों, वो देखने को मिलता है शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि, इससे आप समझ पा रहे होंगे, शारीरिक गति बुद्धि देने वाली जो बुद्धि होती है वो यह जो बुद्धि पाया जाता है उन लोगों में जो बनते हैं अभिनेता या एक्टर, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, या जो बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार लोग हैं, वो चाहे अगर हम कहें सलमान खान को, या फिर अदर बहुत सारे जो एक्टर हैं, तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो आपको याद रखना है शारीरिक बुद्धि, हम कह सकते हैं कि शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का प्रकार हमें देखने को मिलता है हावर्ड गार्डन का, वो देखने को मिलता है संगीतात्मक बुद्धि। अब संगीतात्मक से क्या आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो बुद्धि है सिंगर्स के पास में होती है, ठीक है। यानी कि इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि जो है अधिक होती है, ठीक है। ये याद रखना है। और यह जो बुद्धि का विकास होता है उन व्यक्तियों में ज्यादा होता है जो कि सिंगर बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का प्रकार है वो है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है। सो अंतर व्यक्तिक बुद्धि क्या होता है? इसके द्वारा जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, ये जो गुण है
उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो बनते हैं नेता या समाज सेवा या कार्यकर्ता, है ना। तो हमारे मोदी जी के पास में कौन सी बुद्धि है? वो है भाई अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि ये तय कर पाते हैं या किसी से कैसे इंटरेक्ट करना है, किसी से कैसे बात करना है, ये इस प्रकार की जो बुद्धि है किनमें पाई जाती है? तो सामाजिक नेताओं के पास में या कार्यकर्ताओं के पास में पाई जाती है, ठीक है। सो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का प्रकार हावर्ड गार्डन ने बताया था, वो बताया था अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है? इसके द्वारा खुद से, यानी कि इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यानी कि ये खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं क्या हूँ और मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मैं जो है कब तक किसी कार्य को करूंगा, है ना, या मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपने खुद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो किन में होती है? तो ये आपको देखने को मिलेगा आध्यात्मिक गुरुओं के पास में, ठीक है। तो ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि आध्यात्मिक गुरुओं के पास में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंत वैयक्तिक बुद्धि। अंत से आपको समझना है कि अपने खुद के बारे में जानने के जिज्ञासु जो होते हैं, वो जो बुद्धि उनमें पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? अंत वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो है प्रकृतिवाद बुद्धि किन में पाई जाती है? प्रकृतिवाद बुद्धि जो है विकास सॉरी किसानों में पाई जाती है, जो कि ये प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं, है ना। तो इन्हें कहा जाता है कौन सा? प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का प्रकार हावर्ड गार्डन ने बताया था साथी, वो बताया था अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि ये बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो कि साधु हो गया, संत हो गया, है ना, इन लोगों में ये बुद्धि अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ये बुद्धि क्या होती है? इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और भगवान कौन है ना। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु या संत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में इसके कुछ आलोचनाएं भी हुए कि हावर्ड गार्डन के द्वारा जो 9 प्रकार के अलग अलग बुद्धि बताए, उसमें भी कुछ आलोचक रहे हैं। अब वो आलोचना क्या रहा है इसका, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आलोचना भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इनका कहना यहाँ पे था, आलोचक का कहना था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को जो है वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है इसके आलोचक भी हुए हैं और इन्होंने ये आलोचना किया है। ये आलोचना को आपको याद रखना है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि ये जो सिद्धांत जो हावर्ड गार्डन के द्वारा दिया है, ये सिद्धांत को वैलिड नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि, यानी कि क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता है कि किसमें कौन सी बुद्धि है, ठीक है। सो ये याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आलोचक, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगले महोदय आए और इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, जिसका नाम है गिलफोर्ड ने जो है त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या कहा था? सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि के संरचना सिद्धांत देते हुए इन्होंने कहा था कि मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। ये महोदय क्या कहते हैं, गिलफोर्ड महोदय, कि जो मानसिक योग्यता, यानी कि मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से कितने 3 तत्वों से निर्मित होती है, जिसमें विषय वस्तु, है ना, पहला इन्होंने रखा है विषय वस्तु और उत्पाद। अब ये विषय वस्तु उत्पाद क्या है, ये हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या था कि जो इन्होंने पहला जो बताया है विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट, आप क्या जो है सीख रहे हैं, वो संक्रियाएं, और नेक्स्ट अगला उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन तीनों तत्वों के माध्यम से ही जो है बुद्धि को हम माप सकते हैं, बुद्धि को समझ सकते हैं। ये किसका कहना है? त्रिआयामी सिद्धांत जिसे दिया है गिलबर्ट महोदय का कहना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जो जबकि यह त्रिघटनी सिद्धांत जो है यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने भी 3 प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा था। पहला जो इन्होंने बांटा था अनुभवात्मक बुद्धि। अब ये अनुभवात्मक बुद्धि क्या होता है, ये हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें अनुभव पर आधारित होती है, यानी कि व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई चीजों का खोज करता है या अपने अनुभव से नया क्रिएट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुभवी बुद्धि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टर्नबर्ग महोदय ने बताया था कि नेक्स्ट अगली जो बुद्धि होती है वो होती है घटनीय बुद्धि, यानी कि यह किसी घटना, यानी कि घटनीय बुद्धि वाले व्यक्ति में कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच सकते हैं, यानी कि ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो कल्पना के माध्यम से सोचते हैं। और ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण को जानने के इच्छुक होते हैं। वो किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है उन लोगों में? तो वो होता है घटनीय बुद्धि। ये किसने कहा है? स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट अगला स्टर्नबर्ग महोदय कहते हैं कि नेक्स्ट अगला बुद्धि इन्होंने दिया था कि संदर्भात्मक बुद्धि। अब ये क्या होता है?
तो इस बुद्धि को इन्होंने बताया था कि संदर्भात्मक बुद्धि जो है, व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिनको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। वह व्यक्ति पर्यावरण के साथ में सामंजस्य को रखता है और व्यवहार उस आधार पर करता है। ठीक है, सो इसे हम क्या कहते हैं, संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है, सो स्टर्नबर्ग ने कितने 3 प्रकार से बताया है। कौन कौन सा, अनुभवात्मक बुद्धि यानी कि व्यक्ति अनुभव के माध्यम से किसी कार्य को करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला घटनीय बुद्धि यानी कि घटनाओं के आधार पर होता है, और ऐसे लोग जो है किसी भी चीज के बारे में कारण को जानने के इच्छुक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला मैंने आपको बताया संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि किसी भी चीज को सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करते हैं, इस ढंग से उपयोग करने में सफल होते हैं जिनका अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की बुद्धि बताया स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, तो ये था साथियों बुद्धि के पूरे प्रकार मैंने आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के बताया, जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को पूरा पूरा देखा होगा और आपने हर एक पॉइंट को समझा होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको, आप सभी को पुनः फिर से बता दूं कि इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, कि हर क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। सो आप वहां से जाकर डाउनलोड करके पुनः फिर से देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।